हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए पढ़ते हैं प्रेमचंद और प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई एक कहानी। सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। प्रारंभ में वे उर्दू में लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी को अपनाया। हिंदी साहित्य के संदर्भ में जो प्रसिद्धि और लोकप्रियता प्रेमचंद को मिली, वह किसी और साहित्यकार को आज तक नहीं मिल पाई। इसका कारण प्रेमचंद के साहित्य के व्यापक सरोकार है। उनके समय में जितनी भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याएं भी, उन सब पर केंद्रित साहित्य उन्होंने लिखा। प्रेमचंद की सहानुभूति देश के मामूली से मामूली आदमी के प्रति थी। उन्होंने किसानों, दलितों तथा स्त्रियों के पक्ष में साहित्य लिखा। उनके साहित्य को पढ़कर हम न केवल अपने देश की तत्कालीन परिस्थितियों का सच्चा चित्र बना सकते हैं, बल्कि अपने देश के लोगों के स्वभाव, रहन सहन, भाषा और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कहानियाँ और उपन्यास अपने समय की बात ही नहीं कहते। वे आज भी हमारे लिए पठनीय और प्रासंगिक हैं। ऐसी रचनाओं को ही कालजयी रचनाओं का दर्जा दिया जाता है। उनके साहित्य की इन्हीं विशेषताओं के कारण यदि उन्हें भारत का सांस्कृतिक राजदूत कहा जाए तो उचित ही होगा। प्रेमचंद ने लगभग 350 कहानियाँ लिखी हैं, जो मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हैं। उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, गोदान। उन्होंने अपना एक प्रेस खोला और एक मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने भारत में प्रगतिशील साहित्य के लेखन और प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद की लिखी हुई एक कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। उसे पढ़ते हैं। आप ध्यान से पूरी कहानी को देखें और सुनें और समझें। आइए कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पिनक ही में मज़े लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र मिस्सी और उबटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है, इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है। कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ बारह का शोर मचा हुआ है। कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फ़कीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां ना लेकर अफीम खाते या मदक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे, तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी। जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे चखोतियाँ करते थे।
आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके विषाद बिछाकर बैठ जाते। मुहर्रें सज जाते और लड़ाई के दाव पेच होने लगते। फिर खबर ना होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस दस्तरख्वान बिछाओ। दस्तरख्वान होता है खाने के लिए बिछाया जाने वाला कपड़ा, दस्तरख्वान कहलाता है। यह आप ध्यान रखेंगे। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियाँ होती थी। मगर यह बात ना थी कि मिर्ज़ा के घर के और लोग उनके इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियाँ किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, ना घर का ना घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्ज़ा की बेगम को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी। पर उनको इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती रहती थी, तब तक बाजी बिछ जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्ज़ा जी घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर अब अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो, आकर के ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो। खाएं चाहे कुत्ते को खिलाएं। पर रूबरू वे भी कुछ ना कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल ना था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्ज़ा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब ही के सर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्ज़ा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं। दौड़, जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्ज़ा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहब का मिजाज गर्म था। इतनी ताब कहाँ कि उसके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वो आपकी हकीम के यहाँ चली जाएंगी। यानी वो आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्ज़ा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। दो ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता। मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती ही हैं। मिर्ज़ा, जी हाँ, चला क्यों ना जाऊं, दो किस्तों में आपकी मात होती है। मीर, जनाब इस भरोसे ना रहिएगा। वह चाल सोची है कि आपके मुहरे धरे रहें और मात हो जाए। पर जाइए, सुन आइए, क्यों खामा ख्वा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्ज़ा, इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुन आइए। मिर्ज़ा, अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्ज़ा, अच्छा एक चाल और चल लूँ। मीर, हरगिज नहीं, जब तक आप सुन न आएंगे मैं मुहरें में हाथ ही न लगाऊंगा। मिर्ज़ा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरियां बदलकर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज,
कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्ज़ा, क्या कहूँ? मीर साहब मानते ही न थे। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वे खुद निखट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं? उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला? मिर्ज़ा, बड़ा लती आदमी है। जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम दुत्कार क्यों नहीं देते? मिर्ज़ा, बराबर के आदमी हैं, उम्र में, दर्जे में मुझसे 2 उंगल ऊंचे। मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कारे देती हूँ। नाराज़ हो जाएं तो हो जाएं। कौन किसी की रोटियां खिला देता है? रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। हरिया जा, बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना, मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले जाइए। मिर्ज़ा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी ना करना। जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हरिया, कहाँ जाती है? बेगम, जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको तो जानूं। यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्ज़ा बेचारे का रंग उड़ गया। बीवी की मन्नतें करने लगे। खुदा के लिए, तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है। मेरी ही मैयत देखे जो इधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी। दीवान खाने के द्वार तक गई, पर एकाएक परपुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2 एक मुहरें इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था? बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मुहरें कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंदी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मुहरें बाहर फेंके जाते देखे। चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गई। चुपके से घर की राह ली। मिर्ज़ा ने कहा, तुमने गजब किया। बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लोग खुदा से लगाते तो बली हो जाते। आप तो शतरंज खेलें और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं। जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अब भी तामुल है? तामुल हिचकिचाहट को कहते हैं। तो अगर आपको कठिन शब्द लगें तो इधर कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। मिर्ज़ा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे और सारा वृत्तांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मुहरें बाहर आते देखे तभी ताड़ लिया, फौरन जागा। बड़ी गुस्सेवार मालूम होती है, मगर आपने उन्हें यूं सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का घर का इंतजाम करना उनका काम है। दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार? मिर्ज़ा, खैर यह तो बताइए, अब कहाँ जमाव होगा? मीर, इसका क्या गम है? इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। मिर्ज़ा, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा? घर पर बैठा रहता था तब तो इतनी बिगड़ती थी। यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा ना छोड़ेंगी। मीर, अजी बकने भी दीजिए, 2 4 रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची आती थी और वह वेश्याओं में, भांडों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में
सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिमेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कानों पर जूं न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झोड़ भी हो जाती, तू मैं की नौबत आ जाती, पर शीघ्र की दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती, मिर्जा जी रूठकर अपने घर चले जाते, मीर साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निंद्रा के साथ सारा मनोमाल्य, क्या है मनोमालिन्य, इसका अर्थ होता है मन मैला होना, शांत हो जाता था। यानी कोई मनमुटाव हो जाता था, वो भी क्या होता, रात भर की नींद के बाद शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आई? यह तलवी किस लिए हुई? तलवी आदेशपूर्वक बुलाना। तो यह तलवी किस लिए हुई है? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकरों से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं है तो कहाँ है? नौकर, यह तो मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार, काम तुझे क्यों बताऊंगा? हुजूर में तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार हैं कि दिल लगी। मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोलिए, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी भी ना हो जाए। मीर, कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरें। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं। कल गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहाँ किसे खबर होगी, हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मिर्जा, बल्लाह, आपको खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तदबीर ही नहीं है। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरियां भरे गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसिफ उद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तम्बाकू, चिलम और मदरिया ले जाते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलते बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती। किस्त, सह आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी ही भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली जाती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए जो बेकार में पकड़े जाएं। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मीर की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मिर्जा साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी।
मीर साहब बोले, अंग्रेजी फ़ौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्ज़ा, आने दीजिए, किस्त बचाइए, यह किस्त। मीर, ज़रा देखना चाहिए, यही आड़ में खड़े हो जाएं। मिर्ज़ा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किस्त। मीर, तोपखाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के से मुंह हैं, सूरत देखकर खौफ मालूम होती है। मिर्ज़ा, जनाब, हिले ना कीजिए, हिले ना कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किस्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया है, तो घर कैसे चलेंगे। मिर्ज़ा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, यह किस्त। बस अब की सह में मात है। फौज निकल गई, 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। मिर्ज़ा, आज खाने को कैसे ठहरेगी। मीर, अजी, आज तो रोज़ा है, क्या आपको ज़्यादा भूख मालूम होती है। मिर्ज़ा, जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ ना हो रहा होगा, लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर, नवाब साहब भी ऐस गाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्ज़ा जी की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फ़ौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में ना कोई हलचल थी, न मार काट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से, इस तरह खून बहे बिना ना हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं, यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्ज़ा ने कहा, हुजूर, नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, यह लीजिए सह। मिर्ज़ा, जनाब, जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती, बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहें, यह ऐस वहाँ कहाँ नसीब होगा, यह किस्त। मिर्ज़ा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ, सो तो है ही, यह लो फिर किस्त। बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्ज़ा, खुदा की कसम, आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली साहब। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। यह किस्त और यह मात, लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्ज़ा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्ज़ा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वे हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबीलें आ आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी। पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्ज़ा 2-3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। वो बार बार जीतने को दृढ़ निश्चय कर संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गज़लें गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्ज़ा जी सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेंप को मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। पर ज्यों-ज्यों बाजी कमज़ोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकल जाता था। यहाँ तक कि वो बात बात पर झुंझलाने लगे, जनाब, आप चाल बदला ना कीजिए। यह क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। यह आप मुहर्रें पर हाथ क्यों रखते हैं। मुहर्रें को छोड़ दीजिए,
जब तक आपको चाल ना सूझे मुहरा छुए ही नहीं। आप एक एक चाल आधे घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मुहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी मिर्ज़ा, आप चाल चल चुके हैं, मुहरा वहीं रख दीजिए उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं, मैंने हाथ से मुहरा छोड़ा ही कब था। मिर्ज़ा, मुहरा आप कयामत तक ना छोड़ें तो क्या चाल ही ना होगी। फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्ज़ा, तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी। मिर्ज़ा, तो आप मुहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर, वहाँ क्यों रखूँ, नहीं रखता। मिर्ज़ा, क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। ना यह दबता था ना वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्ज़ा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वे हमेशा घास छीला करते थे। अब शतरंज क्या खेलिएगा, रियासत और ही चीज़ है। जागे मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्ज़ा, अजी जाइए जी, गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई। आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी ही नहीं है। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिख लगाते हो, वे ही बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्ज़ा, अरे अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ बढ़कर बातें न कर। मीर, जबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली है हौसला। मिर्ज़ा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाएं, इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है। दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार, पेश कब्ज, कटार वगैरह बांधते थे। दोनों बिलासी थे पर कायर ना थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधपतन हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरें, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव ना था। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू ना निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। यह कहानी आपने पढ़ी शतरंज के खिलाड़ी, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी थी। धन्यवाद।